कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है जिसमें कई महान लोगों की मूर्तियां और ममियां थी। इस म्यूजियम की सबसे अच्छी बात यह थी कि जैसी ही रात होती थी, म्यूजियम की सभी मूर्तियां जीवंत हो उठती थी। यह बात ज्यादा लोगों को नहीं पता थी, लेकिन यहाँ के गार्ड का बेटा निक, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, और म्यूजियम के मालिक को यह बात पता थी। यहाँ के गार्ड इन सभी मूर्तियों के मित्र थे और उनका बेटा निक जब बच्चा था तब से म्यूजियम में आता था, इसलिए उसे इन सभी मूर्तियों की सच्चाई पता थी और मूर्तियां भी उसे पसंद थी। समस्या यह थी कि यहाँ के गार्डों की पदोन्नति हो गई थी और गार्ड के रूप में उन्हें एक नए व्यक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन इन मूर्तियों ने किसी नए रक्षक को एक मिनट भी टिकने नहीं दिया। सूरज ढलते ही इन सभी मूर्तियों में जान आ जाती थी और ये सभी चीजें गार्डों को इतना परेशान कर देती थी कि गार्ड भी यहाँ एक मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाते थे। आज भी यहाँ वैसा ही हुआ। इसलिए निक के पापा, जो यहाँ गार्ड थे, को वापस आना पड़ा। वह इन मूर्तियों से पूछता है, बताओ अब मैं क्या करूँ? आप क्या चाहते हैं? वह नाराज हो जाता है और अपने बॉस को बुलाता है ताकि वह एक नए गार्ड की व्यवस्था कर सके। लेकिन बॉस कहते हैं, माफ कीजिए, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है और इसकी व्यवस्था आपको ही करनी होगी। ओह, क्या दिक्कत है? मुझे इसके लिए दूसरा गार्ड कहाँ से मिलेगा? जब निक के पिता यह कहते हैं, तो यहाँ के गार्ड उनसे कहते हैं, यह एक नौकरी हो सकती है, आप निक को यहाँ क्यों नहीं लाते? हम काफी समय से नहीं मिले हैं और मुझे यकीन है कि निक हमें जानते हैं। उन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी और वह हमारी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकते हैं। विचार बुरा नहीं था, लेकिन निक यह काम क्यों करेगा? वह डीजे बनना चाहता था। आज उसका ऑडिशन था और वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पीछे से एक लड़का उसे परेशान करने लगा। जब वह अपने संगीत के बारे में बुरी बातें कहता है, तो वह अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए वह अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाते और उसे पूरा किए बिना ही स्टेज से उतर जाते हैं। इस ऑडिशन की वजह से वह आज काफी परेशान थे। तभी निक के पिता उन्हें डिनर के लिए बाहर ले जाते हैं, जहां वह अपने पिता से कहते हैं, पापा, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा संगीत बकवास है, मेरी जिंदगी बकवास है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। निक के पिता कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। निक को म्यूजियम में एक रात्रि रक्षक मिलता है। क्या? मैं और नाइट गार्ड? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। आप मुझे जानते हैं पिताजी। उनकी बातों के बावजूद निक के पिता उन्हें इस काम के लिए मना लेते हैं। और फिर हमें म्यूजियम में निक को उसके नए बॉस के साथ दिखाया जाता है, जो उसे उसके कर्तव्य बता रहा है। म्यूजियम के सभी लोग, ये मूर्तियां उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे उसे स्वागत उपहार के रूप में विशेष चीजें देते हैं और इस दिन में खूब मौज मस्ती करते हैं। इसी दौरान उसके पिता का फोन आता है, जो इस समय दूसरे म्यूजियम में थे। वह उसे अपना टोक्यो म्यूजियम दिखाता है और कहता है कि अब उसे तहखाने में जाना होगा और तहखाने के सभी दरवाजे बंद कर देने होंगे। लेकिन वह बेसमेंट में जाने से बहुत डरता था। लेकिन जो भी था, यह उसका कर्तव्य था, उसे यह करना ही था। लेकिन ये सब बातें उसे इतना डरा देती हैं कि वो दरवाजा भी बंद नहीं कर पाता, जिसमें सबसे बुरे इंसान की माँ थी। और इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ऊपर आकर निक अचानक एक मूर्ति से कहता है कि मिस्र की जादुई गोली कहीं मिट गई है। इसे खोजने पर उन सभी को पता चला कि टैबलेट कैमोंड्रा द्वारा चुराया गया है, जिसे तहखाने से मुक्त कराया गया था। और वह उन सभी को धमकी देता है कि तुम बस देखो कि मैं इस जादुई गोली की शक्ति का उपयोग मृत्यु के देवता को जगाने के लिए कैसे करूंगा, जो मेरी पूरी सेना को पुनर्जीवित कर देगी। और तभी इस संसार में मेरा राज्य होगा। ये सुनकर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह सबके पैरों पर कुछ चीजें फेंकता है और अपने पिता से बात करता है, जो उसे एक नए म्यूजियम में जाने के लिए कहते हैं। लेकिन उससे पहले कैमोंड्रा ने जादुई गोली के माध्यम से अपने दोस्त और अपने कई साथियों को नए म्यूजियम में पुनर्जीवित कर दिया था, जो कैमोंड्रा के लिए इस म्यूजियम का द्वार खोलता है। निक और उसके साथियों ने कैमोंड्रा को पकड़ने के लिए एक ऑयल पेंटिंग फाड़ दी, जिससे तेल ऑयल बन गया। और इसी वजह से कैमोंड्रा फिसलकर एक पेंटिंग में चली जाती है,
जो एक जहाज की पेंटिंग थी। अब कैमोन्ड्रा इस पेंटिंग में फंस गई थी। दिक्कत यह थी कि अगर वह उसमें फंसा होता तो सुबह होने पर सभी को गड़बड़ी का पता चल जाता। तभी निक पेंटिंग तोड़ देता है और कैमोन्ड्रा को आजाद कर देता है। इसलिए कैमोन्ड्रा सभी को धोखा देकर उस कमरे में चली जाती है जहां मिस्र की संस्कृति दिखाई जा रही थी। अपने जादू का उपयोग करके वह इस जगह को असली मिस्र में बदल देता है और यहाँ मृत्यु के देवता को जगाता है। कैमोन्ड्रा अपना लक्ष्य बताता है कि हम दोनों मिलकर इस टैबलेट की मदद से अपनी पूरी सेना को पुनर्जीवित करेंगे और इस दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी ओर निक को दिखा या जा रहा था, जिसे चिंता थी कि अगर सूर्यास्त से पहले कैमोन्ड्रा को नहीं पकड़ा गया तो यह सब नष्ट हो जाएगा और उसके सभी साथी मिट्टी में मिल जाएंगे। दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब सूर्यास्त में केवल 4 घंटे बचे थे। तभी मिस्र की लड़की उससे कहती है, तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, पहले मिस्र जाओ, हमें वहाँ कैमोन्ड्रा अवश्य मिलेगी। वह मिस्र चला जाता है, लेकिन यहाँ उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है और वह सबको बताता है कि मैं 18 साल का बेवकूफ लड़का हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। इस संबंध में सभी महान व्यक्तियों की प्रतिमाएं उन्हें अपनी कहानियां सुनाकर प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, लेकिन वह उनसे कहता है कि आप अच्छे थे, बहादुर थे, इसलिए आपकी मूर्तियां बनाई जाती है। मैं एक साधारण लड़का हूँ। जिस पर लड़की उससे कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आप सब ठीक कर देंगे, बस खुद पर भरोसा रखो। और नीचे देखो, जमीन पर कैमोन्ड्रा के पैरों के निशान हैं, वे हमें उसका मार्ग बताएंगे। कैमोन्ड्रा अभी नाव पर बैठा था, तभी ये लोग भी नाव लेकर उसके पीछे चल दिए। नाव पर यात्रा करते समय उसके पीछे एक मगरमच्छ आ जाता है, जिसने सबसे पहले जंगली आदमी का शिकार किया था। उसे बचाने के लिए निक अपनी चालाकी दिखाता है। वह एक ताकतवर आदमी से कहता है कि मुझे एक पेड़ पर छोड़ दो जहां से मैं उस जंगली आदमी को पकड़ सकूं। ये काम उसकी सोच के मुताबिक ही होता है, लेकिन पेड़ टूट रहा था और सामने से मगरमच्छ भी आ रहा था। लेकिन इस समय किस्मत उनका साथ देती है। टूटा हुआ पेड़ मगरमच्छ के ऊपर गिर जाता है और दोनों बच जाते हैं। ये सभी लोग वापस नाव के पास आए और सोचा कि मगरमच्छ गुस्से में उनके पीछे है और 1 सेकंड में वह पानी से बाहर आता है और उनकी नाव तोड़ देता है। वे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। दूसरी ओर कैमोन्ड्रा भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन अब जब वह गलत तरीके से मंदिर में प्रवेश कर चुका था तो वह एक जाल में फंस गया था। वहीं निक और उनकी टीम भी यहाँ पहुंची थी। वे यहाँ आते हैं और कैमोन्ड्रा से कहते हैं, चलो हमें अपनी यह गोली वापस दे दो। लेकिन कैमोन्ड्रा उनकी बात नहीं मानता और इस टैबलेट का इस्तेमाल करते समय गार्ड से उसे मारने के लिए कहता है। इस लड़ाई में उनके कई साथी इस मंदिर में खो जाते हैं। ये सब बहुत ज्यादा था, लेकिन निक के लोग इससे सहमत नहीं हैं। वे उनसे लड़ने लगते हैं। इसी बीच निक पर दोबारा हमला हुआ। वह सोचता है कि यदि यह सेना कोड लगाकर निकली है तो उल्टी कोड लगाकर वापस भी जा सकती है। वह इस तरह गिर जाता है और फिर अंततः ये लोग भी इस सेना से छुटकारा पा जाते हैं। आखिरकार ये लोग आजाद हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि सूरज उग रहा था। इस बीच ये लोग मिस्र से अपने म्यूजियम नहीं जा सके। इस तरह निक एक बार फिर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और सभी से कहते हैं, मुझे पता था कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी है। जिस पर वे कहते हैं, कोई बात नहीं निक, तुम्हें लगता है कि तुमने इस समय पूरी दुनिया को बचा लिया है। इन्हीं बातों के दौरान निक का ध्यान अपने हाथ में मौजूद टैबलेट पर जाता है और वह सोचते हैं कि क्यों न हम इसके जादू का इस्तेमाल कर म्यूजियम के लिए एक जादुई पोर्टल बनाएं। वह म्यूजियम की एक तस्वीर खोलता है और फिर एक जादुई पोर्टल बनाता है। इस तरह वो लोग समय पर म्यूजियम पहुंच जाते हैं। इन सभी लोगों के साथ मिस्र की वह बिल्ली भी म्यूजियम में आई और म्यूजियम में आते ही वह बाकी लोगों की तरह एक मूर्ति बन गई। म्यूजियम में इस नई चीज को देखकर म्यूजियम के मालिक निक से काफी खुश हैं। वे उसके काम की प्रशंसा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो किया वह आज तक कोई नहीं कर सका। इस तरह निक भी अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लेते हैं।
अब उसे यकीन हो गया कि वह जो चाहे कर सकता है। आने वाले दिनों में वह इस म्यूजियम की अच्छे से सुरक्षा करने वाले थे, लेकिन अब यह फिल्म यही खत्म हो गई है।